हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम मिक्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फॉर ए आरसीसी बीम इन लिमिट स्टेट डिजाइन फ्लेक्चर में है द लिमिटिंग वैल्यू जो होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर, हमारे पास जो ग्रेड होता है स्टील का 415 का दिया गया है एज पर हमारे आईएस कोड। जहां पर हमारे पास यहाँ पे डी गिवन दिया गया है, तो डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होती है बीम की। हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए हमारे पास इस तरह के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वैल्यू की बात करता है कई बार। तो यहाँ पे एक्स यू मैक्स की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है लिमिटिंग डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की, एक्स यू मैक्स की वैल्यू पूछता है। तो कई बार क्या होता है एम यू लिमिट जो होता है उसके बारे में पूछा जाता है कि हमारा ग्रेड है स्टील का 415 या फिर 500 या फिर 250, उसके लिए क्या वैल्यू होगी एक्स यू मैक्स या फिर एम यू लिमिट की। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सभी के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसके लिए होती है। तो देखिए ऐसे हमारे पास 415 के लिए पूछा गया है, तो 415 के लिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आपसे बात 250 के लिए पूछा जाए तो हमारा आंसर ये होगा, ये 415 के लिए। एंड जो 500 के लिए होता है वो 0.46 होता है। ये तो सभी को पता है कि 0.46 जो होता है वो 500 ग्रेड के लिए होता है। उसी तरह से एम यू लिमिट की वैल्यू भी पूछी जाती है। एम यू लिमिट जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0.149 बी डी स्क्वेयर इंटू एफ सी के, यहाँ से शुरू होती है 250 के लिए। ऐसे ही 0.138 बी डी स्क्वेयर इंटू एफ सी के, एंड उसके बाद 0.133 बी डी स्क्वेयर इंटू एफ सी के। ये वैल्यू होती है 500 ग्रेड के लिए, एंड ये होती है 415 ग्रेड के लिए, एंड ये होती है 250 स्टील के ग्रेड के लिए। ये 6 वैल्यू जो मैंने आपको बताई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे, और सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है सिंपल फॉर्म में। अगला देखिए, एज पर हमारे इस आई कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो जो होता है मेंबर का, जो कि नॉर्मली टेंशन में होता है बट सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस, शुड बी। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि वो हमारा जो मेंबर है वो सिंपल टेंशन का है, टेंशन की बात करेगा, तो उस केस में हमारा आंसर 400 हो जाता है। सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो होती है 400 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पे रिवर्स की बात आएगी, उस केस में हमारा आंसर 350 जो है ये होना चाहिए। सो हमारा आंसर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर डिफॉर्म बार कन्फर्म टू, हमारे डिफॉर्म बार जो होती है 1786 आईएस कोड में आती है। यहाँ पर देखिए आपका यही एक क्वेश्चन बन के निकल आता है। मैंने कई बार आपको बताया लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है लिमिट स्टेट मेथड के लिए शेल्वी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है एच वाई एस टी बार जो होता है उसके लिए कितना होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जब आप एच वाई एस टी बार जो होते हैं उसको यूज करते हैं तो हमारी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है 60% इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स इंक्रीज 60%। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट ऑकर इन एनी आरसीसी मेंबर, कौन सा ऐसा इन चारों में से क्रैक होता है जो आपको सबसे पहले आरसीसी मेंबर में देखने को मिलता है। इफ कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग समर, आप समर जो हमारे पास समर होती है, गर्मी जो होती है उसके दौरान आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो पहला क्रैक आपको आरसीसी मेंबर में देखने को मिलता है वो कौन सा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जब आप समर गर्मियों में क्यूरिंग नहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फर्स्ट क्रैक जो होता है वो कौन सा आता है। तो जब आप गर्मियों में आप किसी स्लैब को ही डालते हैं तो ऐसा होता है कि जो मॉइस्चर होता है ऊपर की जो लेयर होती है सतह होती है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है लेकिन अंदर बना रहता है। तो उस कारण से जो हमारा क्रैक आता है वो होता है श्रिंकेज क्रैक। फर्स्ट क्रैक दैट्स ओकर इन समर, गर्मियों में श्रिंकेज क्रैक हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नाउन एज, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा? वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है उसको इलास्टिक मेथड भी हम बोलते हैं। सी हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। इलास्टिक मेथड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, टू डिजाइन द डीप बीम, आपको क्या करना है? डीप बीम जो होता है उसको डिजाइन करना है। द फैक्टर दैट आर टेकन इनटू अकाउंट आर, तो कौन से फैक्टर जो होते हैं आप उनको जो है ध्यान में रखते हैं कि जब आप डी बीम जो होता है उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कौन से फैक्टर होते हैं आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं कि भाई हमें, हाँ, ये डिज़ाइन फैक्टर जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो लैटरल बकलिंग जो होती है वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी जब आप डी बीम को डिज़ाइन करेंगे। नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्ट्रेस का वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। स्ट्रेस तो आपको कंसीडर करना ही पड़ता है टेम्परेचर का। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सो डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट एक्सप्रेस इन विच एस आई यूनिट, जो ग्रेड होता है कंक्रीट का एंड सीमेंट का, यहाँ पे कंक्रीट है सीमेंट का, तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इन विच एस आई यूनिट, कौन सा वो एस आई का यूनिट होता है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस में हम करते हैं? या तो हम एमपीए में करेंगे या तो आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ही दिए गए हैं, तो ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मैंने आपको दोनों प्रोवाइड किए हैं, आपको एक ही प्रोवाइडेड हो। वैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए हमने दो प्रोवाइड किए हैं। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको एक ही दिया हो, एमपीए दिया हो, तो आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकती है। आपको ये दिया हो, ये ना दिया हो, तो आप इस पर टिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। एमपीए एंड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता है, एमएम स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमारा आईएस कोड जो है, मैक्सिमम एरिया जो होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का बीम में शैल नॉट एक्सीड, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो होता है वो 0.04 बीडी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करेगा तो 0.85 बीडी ओवर एफ वाई, इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार आपको 87 भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ टेस्ट ऑन स्टील इज डन टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कौन से इन चार में से आप कौन से टाइप का टेस्ट करते हैं ताकि आपको एक ग्राफ जो है वो मिल सके? किसका ग्राफ? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ होता है वो आप प्राप्त कर सके। तो कौन से टाइप का आप टेस्ट करते हैं? तो वो टेस्ट होता है टेंजाइल टेस्ट। टेंजाइल टेस्ट करते हैं आप तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे इस आईस कोड 2185 आईस कोड है, व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज्ड कैविटी लोड वेयरिंग मशीनरी यूनिट जो होता है। अब देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है किसके लिए? ओपन क्लोज कैविटी एंड ओपन जो क्लोज्ड कैविटी लोड बेरिंग मशीनरी वॉल होती है उसके लिए ये हमारे इस आईस कोड में आता है। तो इसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा। वहाँ पर आपको पता ही है कि क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत आपको ऑप्शन गलत ही प्रोवाइड करता है थोड़े बहुत, तो होती एमएम स्क्वायर भी होती है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि स्क्वायर में होती है वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। डिवाइड वॉल जो होती है, जो विभाजक दीवार होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्या उसका रीजन होता है? कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? डिवाइड वॉल जो होती है एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर, बांध की अक्ष से हम समकोण पर प्रोवाइड करते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जो लोड वेयर करने का स्ट्रक्चर जो होता है, इफ ए वॉल इज नॉट बेयरिंग द लोड फ्रॉम स्लैब, दैट वॉल इज आल्सो कॉल्ड एज। अगर हमारी कोई दीवार है, वो किसी स्लैब का भार जो है उसको नहीं उठा सकती है, तो उस तरह की दीवार जो होती है उसको हम कौन सी दीवार बोलते हैं? तो वो पार्टीशन वॉल ही होती है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पार्टीशन वॉल हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। ये हमारे मिक्स क्वेश्चन लाने का मेन मकसद यही है कि जो हमने आपको करवाया है वहाँ से आप कितना सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चैप्टर वाइज आपको करवाते हैं तो आप वहाँ पे तुक्का लगाकर भी आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है हमने कहाँ से लिया है, तो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत सोचने का मौका भी मिलेगा कि हाँ यार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इस तरह से एक हम बोल सकते हैं कि आप एक टेस्ट लगा रहे हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट देखिए, तो कंप्लीटली comply with current building regulation the minimum cavity width in an external wall is। एक्सटर्नल दीवार जो होती है उसके लिए क्या होती है? मिनिमम कैविटी विड्थ जो होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? तो अगर हम मिनिमम कैविटी विड्थ की बात करें एक्सटर्नल दीवार के लिए, तो वो कितनी होती है? 50 होती है। लेकिन मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम जो होता है 115 होती है। ये वैल्यू जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बताई गई है, तो बिल्कुल सही आंसर है। सेंट्रल पब्लिक वर्क जो होता है वो इसी वैल्यू को यूज करते हैं, तो हमारा आंसर डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम आपसे पूछा जाए, यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो हमारा आंसर ये होगा, मैक्सिमम के लिए 115 होगा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद करके जाना एग्जाम में। अगला देखिए, कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर। कैविटी वॉल जो होती है, दीवार जो होती है, हम किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो ये डैम्पनेस जो होती है उसको रोकने के लिए, साउंड इंसुलेशन के लिए भी, हीट इंसुलेशन के लिए भी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ होलो used when there is an elaborated window opening in the wall is। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जैम ब्लॉक हो जाएगा। जैम ब्लॉक सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शॉर्ट हाइट वॉल कंस्ट्रक्शन अबव रूफ स्लैब इन ओपन टेरेस इज कॉल्ड। ओपन टेरेस में आप जो एक छोटी सी दीवार बनाते हैं छोटी सी हाइट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पैरापेट वॉल बोलते हैं। पैरापेट वॉल जो होती है इसकी हाइट 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लेंथ तो वैसे बहुत ही ज़्यादा होती है, कई जगह आपको 1.80 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, 1.8 मीटर, सॉरी 1.80 मीटर देखने को मिलती है। लेकिन ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि PWD कुछ अलग अलग वैल्यू लेता है, लेकिन इसकी हाइट जो है बिल्कुल सही है। ये 30 से 60 सेंटीमीटर तक ही इसकी हाइट होती है, पैरापेट वॉल जो होती है। नेक्स्ट देखिए, बिच फिनिशिंग कवर विद ए न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द होल सरफेस ऑफ द वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक और ब्लॉक मैसनरी इज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको प्लास्टरिंग हम बोलते हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज बिटवीन। हाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग द स्ट्रक्चर 1.5 से लेकर 10 मीटर है, व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर की कैटेगरी क्या होगी, कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो सेकंड कैटेगरी में आता है। सेकंड कैटेगरी कहाँ पर दी गई है? तो हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। ये सेकंड कैटेगरी है, तो सेकंड कैटेगरी में आता है। सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव फुल फॉर्म ऑफ CS। CS जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो CS की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्रोस सेक्शन होता है। ग्रोस, सॉरी ग्रोस नहीं, क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन। सो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लॉ स्टेट्स दैट।
Pressure at any point in a fluid at a rest has same magnitude in all direction. कौन सा लो है, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा लो है जो ये कहता है कि जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड के एट रेस्ट पर है एंड उसका सेम मैग्नीट्यूड है सभी दिशाओं में, तो वो पास्कल लो कहता है। पास्कल लो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोटिंग बॉडी सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ। तो यहाँ पे मैंने आपको जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया स्टेबल के लिए एबव वैल्यू होती है, एबव, एंड अनस्टेबल के लिए बिलो होती है। तो यहाँ पे एबव वाली वैल्यू देखिए, एबव वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा। तो पॉजिटिव वैल्यू प्लस एबव में होगी, नेगेटिव जो होगी बिलो में होगी। तो देखिए हमें पॉजिटिव देखना है तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स मेटा सेंटर हाइट जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इमर्ज इन फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके बराबर होती है जो अपवर्ड फोर्स लगती है किसी डूबी हुई बॉडी पर इन ए फ्लूइड, वो किसके बराबर होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा होगा इस क्वेश्चन में आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय बॉडी, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोर्स exert by static fluid on the vertical, horizontal या फिर on an inclined plane surface that is emerged depend upon, किस पर डिपेंड करती है वो। तो जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, एरिया ऑफ इमर्ज सरफेस एंड डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्ज, तो इन तीनों पर डिपेंड करती है। जो डेंसिटी होती है लिक्विड की उस पर, एंड एरिया ऑफ इमर्ज सरफेस पर डिपेंड करती है, एंड डेप्थ जो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डूबी हुई किसी ऑब्जेक्ट की, तो इन तीनों पर डिपेंड करेगी। अगला देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है प्लेन वर्टिकल सरफेस का वो लाइज एट ए डेप्थ ऑफ इमर्ज सरफेस इज, तो वो 2/3 होता है, 2/3 सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर इज मेजर बाय वर्डन गेज। जो वर्डन गेज होता है उसके साथ आप कौन से टाइप का प्रेशर जो होता है उसको मेजर कर सकते हैं। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वर्डन गेज जो होता है उसके द्वारा मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए फोर्स इज एक्सर्ट बाय flowing fluid on a stationary body, the component of the total force in the direction perpendicular to the direction of the motion is known as, उसको हम लिफ्ट फोर्स बोलते हैं, लिफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा गया स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो मैंने आपको बताया था एबव होता है, एबव ये होगा, सारे ही एबव दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में दो कंडीशनें बताई थी, एक हमारे पास डूबी हुई बॉडी होती है कोई, एक जो तैर रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोट यानी कि तैर रही बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी के लिए पूछा गया है, डूबी हुई बॉडी के लिए नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला कि मेटा सेंटर जो होता है वो ऊपर होता है, लेकिन किसके ऊपर होता है, तो वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसके ऊपर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपके जो जो डूबी हुई इमर्ज बॉडी होती है, डूबी हुई बॉडी होती है, उस केस में पूछे तो उस केस में जो बायंसी होती है उसके ऊपर होती है, सेंटर ऑफ बायंसी जो होती है उसके ऊपर। जैसे कि ये हमारे पास ये, हाँ ये वाला दिया हो, सेंटर ऑफ बायंसी जो होती है इसके ऊपर होती है। तो ये चीज़ भी आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज बॉडी। कंडीशन जो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज बॉडी के लिए वो क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बायंसी फोर्स एंड बायंसी पॉइंट इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर एट ए 0.4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज। ये हिमाचल प्रदेश के जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेशर होता है एट ए 0.4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो आपको पी फाइंड आउट करना है। प्रेशर जो होता है तो पी जी एच, इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी जो होता है उसकी वैल्यू 1000 इंटू जी, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू एंड हाइट तो हमारे पास गिवन है, एच जो है गिवन है 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो 13.24 सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मिनिमम एज डिस्टेंस जो होती है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ प्लेट फॉर शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट एज के लिए कितनी होती है? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो मिनिमम एज डिस्टेंस जो होती है एंड डिस्टेंस जो होती है वो 1.7 टाइम्स ऑफ होल डायामीटर। जो होल डायामीटर होता है उसका 1.7 गुना होती है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग what should be the maximum slenderness ratio for tension member in which reversal stress due to लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस? तो उस केस में हमारा क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अदर देन पूछा गया है तो 180 होता है किसके लिए? टेंशन मेंबर के लिए। रिवर्सल ऑफ उसके बारे में पूछा जाए अर्थक्वेक वगैरह के बारे में तो 350 होता है, लेकिन इस केस में हमारा 180 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ फेलियर इन ए टेंशन मेंबर? यहाँ पे 4 फेलियर के मोड दिए गए हैं। कौन सा टेंशन मेंबर जो होता है उसका फेलियर का मोड नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो टेंशन मेंबर होता है उसके फेलियर मोड जो होते हैं, ग्रोथ सेक्शन यील्डिंग होती है, ब्लॉक शियर फेलियर होती है एंड हमारे पास जो नेट सेक्शन रप्चर होता है ये भी होता है। लेकिन लोकल बकलिंग जो होती है ये नहीं होती, कॉलम में आपको देखने को मिलती है। सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द लग एंगल यूज टू कनेक्ट हेवनली लोडेड टेंशन मेंबर टू ग्यूसेट प्लेट। हैवी जो लोडेड टेंशन मेंबर होता है तो ग्यूसेट प्लेट से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट दी गई है। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर सारी ही सही स्टेटमेंट है। द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन हम वो रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग लग एंगल, देयर विल बी सेविंग इन द ग्यूसेट प्लेट। तो ये भी सही है। एंड जो कॉस्ट होती है कनेक्शन की इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल फास्टनर एंड एंगल रिक्वायर्ड। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है लग एंगल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर सिंगल एंगल लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो जो होता है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन शुड बी लेस देन, कौन सी वैल्यू से लेस देन होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा जेई और एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 15.75 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिजाइन स्ट्रेंथ टेंशन मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन इज। डिजाइन स्ट्रेंथ जो होती है किसके लिए डिजाइन स्ट्रेंथ हम कर रहे हैं? टेंशन मेंबर के लिए कर रहे हैं। किसके अंडर कर रहे हैं? एक्सियल टेंशन के अंदर हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन में ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोएस्ट ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एंड ब्लॉक शेयर एट एंड कनेक्शन। अगला देखिए, तो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है बिटवीन, किसके बीच? बिटवीन में
रिवेट के बिटवीन में। इन द टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस हमारे पास 10 mm दी गई है। तो टेंशन मेंबर के लिए जो थिकनेस होती है रिवेट के लिए वो 16 T या फिर हमारे पास 200 mm, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो हम लेते हैं, लीस्ट वैल्यू इन दोनों की लेते हैं। तो हमारे पास थिकनेस टी की वैल्यू गिवन है 16 इंटू टी 10 सेंटीमीटर, 160 mm हमारे पास यहाँ पे बन गया। ये 200 160 200 दोनों में से कौन सा कम है, 160 कम है, तो 160 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, ए शॉर्ट एंगल यूज टू कनेक्ट द ग्यूसेट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर इज। शॉर्ट एंगल जो होता है जिसको हम यूज करते हैं किसको कनेक्ट करने के लिए, ग्यूसेट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग जो होती है मेन मेंबर की, वो कौन सा एंगल होता है, तो वो एंगल होता है लग एंगल। लग एंगल इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, जिसको हम यूज करते हैं ग्यूसेट एंड आउटस्टैंडिंग लेग जो होती है मेन मेंबर की कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, लग एंगल इज। लग एंगल अब क्या होता है, तो लेग एंगल जो होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं सिंगल एंगल मेंबर के लिए, नॉट यूज विद डबल एंगल मेंबर के लिए, एंड यूज विद चैनल मेंबर, चैनल मेंबर के साथ यूज कर सकते हैं। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंडिकेट, जो बिल्डिंग होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या दर्शाती है। तो कोई हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू होती है वो ये इंडिकेट करती है कि हमारी जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग, ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3-4 बोर्ड में यूपी वालों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी जेई में ही क्वेश्चन पूछा गया था। जो UPRVUL बोर्ड है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउट गोइंग ऑफ द बिल्डिंग। तो आउट गोइंग मीन्स कि क्या कौन सा खर्चा इन चारों में से नहीं है बिल्डिंग के लिए, वो हमें बताना है। तो जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को आपको रिपेयर करनी पड़ती है, तो ये खर्चे में आएगा। सालाना आपको रिपेयर करनी पड़ेगी, उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है, उस वहाँ पर आप बिजली लगाएंगे तो बिजली का चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें उसमें आ सकती है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो नहीं आती है। स्क्रैप वैल्यू का जो परसेंटेज रहता है 10% रहता है। जब हम उस बिल्डिंग को तोड़ देते हैं, उसके सामान को ही बेचते हैं हम, तो उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। सो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है ऑफ ए वर्क इज नाउन एज। एक्चुअल कॉस्ट जो होती है किसी काम की, उसको हम जानते हैं कैसे कि वो क्या है। एक्चुअल कॉस्ट जो होती है कि हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है और हमने उस काम के लिए इतना एक्चुअल अमाउंट दे दिया है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट इतनी लगी है, मान के चलो किसी बिल्डिंग को बनाने में 1 करोड़ रुपए लगा है, तो वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट में आएगा। तो कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा था, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इज एज्यूम। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड जो होता है उसको हम एज्यूम करते हैं दैट द प्रॉपर्टी विल लूज इट्स वैल्यू, दैट प्रॉपर्टी जो है वो अपनी वैल्यू को खो देगी बाय कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एट। कब खो देगी, तो जो बिल्डिंग होती है वो अपनी जो वैल्यू होती है हर साल के शुरुआत में खो देती है, क्योंकि बिल्डिंग जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ही उसका प्राइस जो होता है वो डाउन होता जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फेमस हो जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। होटलों में वैसे होता है, लेकिन उसकी रिपेयर पर तो खर्चा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड। विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड, तो सलवेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद में होगा स्क्रैप वैल्यू हमारा आंसर तब होना था। सो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच पर्पज ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट सुटेबल। वैल्यूएशन का जो पर्पज होता है नॉट सुटेबल होता है, वो हमें बताना है, कौन सा पर्पज सुटेबल नहीं होता है। तो वो ग्रोस इनकम जो होती है वो सूटेबल नहीं होता है, सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डैश बिल्डिंग बिलोंग टू ग्रुप डी अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड। जो हमारा एनबीसी है उसने हमारी बिल्डिंग को 9 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है कि ये जो ग्रुप है उसमें ये बिल्डिंग आएगी, बी में ये आएगी, सी में, तो इस तरह से ए से लेकर जे तक डिवाइड किया हुआ है। तो ए से 9 ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि ग्रुप डी में कौन से टाइप की बिल्डिंग आती है। तो ग्रुप डी में हमारी असेंबली जो होती है, सभा भवन हम उसको बोल सकते हैं, वो आती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी बिल्डिंग आती है। नेक्स्ट वन देखिए, द पार्ट ऑफ असेसिंग प्रेजेंट फेयर वैल्यू। आर्ट ऑफ बोल रहा है कि आर्ट ऑफ असेसिंग प्रेजेंट फेयर वैल्यू जो होती है ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए स्टार्टर टाइम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। तो किसी कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो होती है, फेयर वैल्यू, उसका पता लगाने के लिए हम उसको वैल्यूएशन ही बोलते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ यूनिटी पेड फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड इज कॉल्ड। डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड के लिए आप यूनिटी जो पे करते हैं अमाउंट की, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम एन्युटी सर्टेन बोलते हैं। एन्युटी सर्टेन वार्षिक नियम हम उसको बोलते हैं। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर भी लिख सकते हैं कि आपने आउट ऑफ 50 में कितना आप जानते थे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।